वेलकम बैक गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम रिकैप करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के टॉपिक्स, क्या क्या हमने बेसिक चीज़ें हम इसमें रिकैप करेंगे। और साथ में हम गाइज इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, ये एक तरह से इंस्टाग्राम लाइक ऐप होने वाली है। इसमें यूज़र अपनी साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा और अपनी जो भी पोस्ट है डेली एक्टिविटीज़ वो भी पोस्ट कर सकता है। तो अदर यूज़र उस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं। और हम AWS की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्योंकि इसमें हम बैकएंड भी कवर करेंगे जो कि हमारा Node.js में होने वाला है, MongoDB में। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो के बाद। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं, कहाँ नेविगेशंस के फोल्डर रखते हैं, कहाँ कंपोनेंट्स के फोल्डर रखते हैं, कहाँ इमेजेस होते हैं, कहाँ कलर्स होते हैं, कहाँ हमारी लोकलाइजेशन होती है। काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम एप्लीकेशन बनाएं तो हमें चीज़ें समझने में दिक्कतें ना आए। तो गाइज, ये जो हम ऐप जो हम बनाएंगे वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में ओनली हम रिकैप करने वाले हैं, अपनी बेसिक चीज़ों को दोबारा से कवर अप करने वाले हैं। तो गाइज, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिएक्ट नेटिव का क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम स्टार्टिंग से एकदम फर्स्ट लेवल से चलेंगे। और बाय द वे, जिसने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, रिएक्ट नेटिव की 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें मैंने बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताया हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो इस प्लेलिस्ट की पिछली 3 वीडियोस है उनको जरूर देखना, तभी इस वीडियो पे मूव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स है, तो बिल्कुल हम डायरेक्ट डेवलपमेंट में चलेंगे क्योंकि बेसिक लेवल पे बेसिक चीज़ें जो जीरो लेवल की चीज़ें थी मैं ऑलरेडी 3 वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए, जैसे कि ये मेरा app.js फाइल है जो कि मेरी यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी कि वेलकम टू RN क्रैश कोर्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको टेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ कि टेक्स्ट कंपोनेंट में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन पे विजिबल होता है, वो टेक्स्ट कंपोनेंट में होता है, जिसमें हम लिखते हैं। हम बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे हम HTML या React.js जो भी हम सीखते हैं उसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो वो बॉडी के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं विदाउट एनी टैग, तब भी वो विजिबल होता है। मैं सेव करूँगा, देखिए मेरे को एरर दे देता है। ये जो भी रेड स्क्रीन में आया है ये मेरे को बता देता है कि क्या कुछ मेरा एरर है। मेरे को एरर फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। जैसे टेक्स्ट मस्ट बी स्ट्रिंग विद इन ए टेक्स्ट कंपोनेंट, इसका एरर का मतलब क्या हुआ कि जो हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग्स लिखी है वो हमारे टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं हमने बाहर इसको रख दिया है, इस करके इसने एरर थ्रो कर दिया है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने फंक्शनल कंपोनेंट से स्टार्ट किया है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे हुक्स होते हैं। हुक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस आप बोल सकते हो, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट को जो मैनेज करता है उसका जो हुक्स यूज़ होता है उसमें होता है यूज़ स्टेट। तो रिएक्ट लाइब्रेरी जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, इसके अंदर इसका एक प्रॉप्स होता है यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट वाले जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स थे उसमें कवर अप कर चुका हूँ। इंपोर्ट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं जीरो लेवल पे आप लोगों को समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। तो हम रिएक्ट नेटिव में 3 टाइप से स्टाइलिंग देते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, जो कि हमारी HTML में भी होती है। तो ये अभी यहाँ पे कौन सी स्टाइल अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है इंटरनल। तो देखिए, अगर मेरे को इनलाइन करनी होगी तो यहाँ पे मैं एक और लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं जैसे कि flex1। ओके, बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रे।
तो ये देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग हो रही है। तो अभी के लिए हम इंटरनल रखते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग हम बहुत कम देते हैं और इंटरनल स्टाइलिंग भी बहुत कम देते हैं। अगर आपकी इंटरनल स्टाइलिंग या तो 10 से 20 लाइन के में जा रही है तो ठीक है, आप इंटरनल स्टाइलिंग रख सकते हैं। बट आपकी स्टाइलिंग की फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी लाइन ऑफ कोड है, तो आप उसको एक्सटर्नल में रख सकते हो। तो ये चीज़ें जैसे जैसे हमारी प्लेलिस्ट ये वीडियो आगे जाती रहेगी, तो इसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपके वो बता रहा था कि यूज़ स्टेट। तो यूज़ स्टेट का वो हम यूज़ करने के लिए ये देखिए, एक तरह से आप इसको डेटा स्टोरिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं। बट नॉर्मल वेरिएबल और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही हमारी स्टेट अपडेट होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर का क्या मतलब है, जो भी हमारा रिटर्न मेथड है ये हमारा दोबारा से कॉल हो जाता है। जैसे ही ये कॉल होता है तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है। बट अगर आप नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करोगे तो उस केस में आपका ये जो रिटर्न मेथड है ये आपका दोबारा से कॉल नहीं होगा। तो इसलिए हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में। तो चलिए, जैसे कि मैंने लिख लिया नेम, इसका दूसरा जो मेथड होता है स्टेट, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सेट नेम, जो भी आप अपनी स्टेट का नेम देते हो तो सभी यही प्रेफर करते हैं। तो सेट लिख के अपनी स्टेट का नेम लिख दीजिए, सेट नेम। तो यूज स्टेट, इसका नाम मैंने रख दिया इंटेलेक्ट डेवलपर। ओके, दिस इज़ माय चैनल नेम। तो अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा तो हम जो JSX होती है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, तो इसका यूज़ करके मैं किसी भी वेरिएबल या स्टेट या ऑब्जेक्ट या एरे को यूज़ कर सकता हूँ। हम डायरेक्ट अगर मैं लाइक इस तरह से अगर मैं नेम को लिखूँगा तो ये मेरा नेम एक्सेस नहीं होगा। देखिए, इसने इसको स्ट्रिंग समझा है टेक्स्ट ने, इस करके इसने इसको एज ए टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। बट मेरे को चाहिए इसका जो स्टेट है, मैं वेरिएबल का डेटा जो भी है इसको एक्सेस कर सकूं, तो इसको हम करेंगे JSX की हेल्प से। अब ये देखिए, इंटेलेक्ट डेवलपर ये अब इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है और इस वेरिएबल को इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस नेम को चेंज करेंगे। तो इसका एक बटन कंपोनेंट होता है और वैसे टेक्स्ट कंपोनेंट का भी एक ऑन प्रेस कंपोनेंट होता है, सॉरी ऑन प्रेस फंक्शन होता है। ऑन प्रेस क्या होता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन होता है। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें ब्रीफली पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर आपको लगे कि ये एकदम आपके लिए कुछ नया है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पिछली वीडियो को जाके ज़रूर देखना, तभी इस वीडियो पर मूव होना। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, जो भी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ आपको सारी समझ आ रही है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके लिए ये चीज़ें एकदम नई लग रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पिछली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको इस क्रैश वीडियो का, जो हमने क्रैश वीडियो बनाई है रिएक्ट नेटिव की, तभी आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। अगर आपको पिछली बेसिक सी भी चीज़ें नहीं पता होगी तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएगी इस वीडियो को समझने में। तो चलिए, एनीवेज, ऑन प्रेस तो ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सेट नेम और इसका नाम मैं कुछ भी रख दूँगा, जैसे मैं माय नेम इज़ गुलशेर। तो जैसे मैं इंटेलेक्ट डेवलपर क्लिक करूँगा, ये देखें मेरा गुलशेर, इसका नेम चेंज हो चुका है। अगर चलिए हम इसका डिबगर मोड भी ऑन कर देते हैं। डिबगर, जैसे अगर मेरे पास मैक है, अगर मैं कमांड और डी प्रेस करूँगा सिमुलेटर पर तो मेरा ये पॉपअप ओपन हो जाएगा और डिबग विथ क्रोम करूँगा। तो अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी यहाँ पे कोई भी कंसोल नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो चलिए, अब मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट नेम, स्टेट वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, स्टेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। स्टार्टिंग में स्टेट वैल्यू क्या है, इंटेलेक्ट डेवलपर। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, ये देखिए मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, स्टेट वैल्यू अब होगी गुलशेर, जो कि मैंने यहाँ पे पास की थी। तो इस तरह से हमारी स्टेट है वो वर्क करती है। स्टेट के अपडेट होने पे क्या होता है, रिटर्न
मेथड दोबारा से कॉल होता है। जैसे ही दोबारा से कॉल होने को, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हमारा कंपोनेंट का री रेंडर होना। तो इन चीज़ों का आप, जैसे ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। जो भी लाइक आपको कोई भी नई टर्म्स सुनने को मिलती है आप उसको नोट डाउन कर ले, आप गूगल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाय द वे हमने एक रिएक्ट नेटिव इंटेलेक्ट डेवलपर नाम से एक रिएक्ट नेटिव ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें हमारे 200 सब्सक्राइबर और 200 जो इस कम्युनिटी के डेवलपर्स है, फ्रेशर है और सीनियर डेवलपर है, उस ग्रुप में एडेड है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक जो लाइक आप किसी भी कोई भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, चाहे आप वेब एप्लीकेशन चलाते हो या है आप मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हो, तो आप यूज़र से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट इनपुट का ज़रूर यूज़ करते हैं। चाहे आप साइन अप प्रोफाइल पे जाए, चाहे आप लॉगिन प्रोफाइल पे जाए, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट दिया होता है जिसमें यूज़र कुछ भी अपना नाम टाइप करता है। टेक्स्ट इनपुट डिफरेंट टाइप की होते हैं, चाहे न्यूमेरिक होते हैं, ईमेल एड्रेस हो गया, तो इस टाइप के टेक्स्ट इनपुट होते हैं। तो ये इसका रिएक्ट नेटिव है, जो रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है, इसमें एक टेक्स्ट इनपुट नाम का एक कंपोनेंट होता है। तो देखिए इन्होंने कंपोनेंट भी उस तरह के, देखिए ये जितने भी कंपोनेंट है ये प्री बिल्ट कंपोनेंट है। तो बाद में हम कस्टम कंपोनेंट भी बना सकते हैं अपने, वो जरूर बनाएंगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाती रहेगी। तो चलिए टेक्स्ट इनपुट, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें वैल्यू लेता है, जिसमें जो भी हम इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट भी हो रहा है। तो अभी के लिए वैल्यू मैं नहीं दूंगा, अभी स्टाइल दे देते हैं इसको, स्टाइल्स। देखिए ये मेरा यहाँ पे क्या बना है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है कंटेनर नाम से, और ये भी जो मेरा स्टाइल्स है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल्स मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जैसे इनपुट स्टाइल नाम से, और इसको मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे अपने स्टाइल वाले के डिफाइन योर स्टाइल्स के अंदर। तो कोमा इनपुट स्टाइल, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ RGBA, थोड़ा सा ग्रे 0101 0.1। ओके, और अभी मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इनको हटा देता हूँ और सेफ एरिया व्यू का यूज़ करता हूँ। सेफ एरिया व्यू देखिए क्या कर, अभी ये आप देख रहे होंगे जो गुलशेर है, जो मेरा नाम है, ये बिल्कुल मेरे पीछे जा चुका है, और जो भी मेरा यहाँ पे जैसे लाइक स्टेटस बार है, टाइम है, ये इसके भी पीछे जा चुका है। तो इसको कैसे हम हैंडल करते हैं ताकि हमारा जो भी कोई भी डिवाइस हो, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल भी ना कटे। तो एक कंपोनेंट होता है सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू में हम इसको कर देंगे रैप। ओके, सेफ एरिया व्यू, और जो भी हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा उसको आपने फ्लेक्स 1 जरूर देना है, तभी आपका कंटेंट विजिबल होगा। ये देखिए अब ये नहीं कटा हमारा टेक्स्ट। ओके, तो इसको जो हमारा कंटेनर है, जो यहाँ पे ये इसकी सब सेफ एरिया व्यू क्या हो गया, हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। ये सेफ एरिया व्यू का जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, ये इसका कंपोनेंट हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक पैडिंग दूंगा, पैडिंग जैसे 16 दे देता हूँ। लेफ्ट से इसने 16 ले ली, राइट से 16 ले ली, टॉप से 16 लेनी, और बॉटम से भी इसने 60 ली होगी। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, ये देखिए इसने ये सेफ एरिया व्यू जैसे ही कंटेंट नीचे जाएगा इसके ऊपर से ये 16 की पैडिंग लेके रखेगा। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इनपुट स्टाइल की हाइट भी दे देते हैं, हाइट इसकी 42 दे देते हैं। ओके, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। देखिए बॉर्डर रेडियस लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो। अगर आपको चारों लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से देना है तो बॉर्डर रेडियस इसकी अकेली प्रॉपर्टी है, इसमें आप 10 दे सकते हैं। देखिए इसने लेफ्ट से दे दिया, या अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर रेडियस लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट 10, देखिए सिर्फ ये लेफ्ट से सॉरी ये एंड में चला गया, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ओके, ये देखिए टॉप से लेफ्ट रेडियस इसने 10 दे दिया। अगर आप बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10,
ये देखिए टॉप और सिर्फ इसने टॉप टॉप से 10 लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बारी में चारों तरफ मेरा रेडियस अप्लाई हो जाए, तो डायरेक्ट बॉर्डर रेडियस 10 दे दिया। आप बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हो 1, ये देखिए, और इसको बॉर्डर कलर भी दे सकते हो रेड। काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसा भी आपका डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ही डिज़ाइन करोगे। तो बाद में जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मार्जिन लेते हैं, कितनी पैडिंग लेते हैं। ये हम खुद भी अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते, डिज़ाइनर जो भी आपके साथ डिज़ाइन शेयर करता है जैसे रियल एप्लीकेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्जिन, पैडिंग, कलर सब कुछ लेते हैं। सिर्फ हमारा काम जो सिर्फ डेवलपमेंट का होता है, हमें ये नहीं ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना होता कि हमारी एप्लीकेशन का यूआई कैसा होगा। वो ऑलरेडी आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड करके देता है। तो मैं अभी बॉर्डर भी थोड़ी ये हटा देता हूँ। ओके, और टेक्स्ट इनपुट की ये देखिए, अभी जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा एकदम चिपक के स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल दूंगा 10। ओके, एकदम परफेक्ट। ये देखिए मेरा टेक्स्ट इनपुट बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये स्टेट हटा लेता हूँ, तो स्टेट की ज़रूरत नहीं है। इसका एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर यानी कि अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, अगर एम्प्टी है, तब क्या टेक्स्ट आपने यहाँ पे देना है। तो जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, ये देखिए एज ए प्लेस होल्डर ये इसको दिख रहा है। तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे रेड। अब ये देखिए रेड आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रे रहता है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूँ, यहाँ पे एक डन बटन भी ले लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट होता है बटन नाम से। देखिए जो भी मैं आपको ये कंपोनेंट बता रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट बता रहा हूँ, तो हम बाद में एक टास्क करने परफॉर्म करेंगे जो उस टास्क में हमारी हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया। देखिए ये जो बटन कंपोनेंट है ये इसका नेटिव कंपोनेंट है। एंड्रॉयड में अलग दिखेगा ये कंपोनेंट और आईओएस में अलग दिखेगा। इसका एक होता है टाइटल, जैसे कि टाइटल में लिख दिया प्रेस मी, या डन लिख ले देते हैं। ये देखिए डन, ये देखिए क्लिकेबल है, ये डन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस पे बटन का एक ऑन प्रेस कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके क्लिक पे मैं एक अलर्ट दिखाने वाला हूँ, और अलर्ट में मैं क्या क्या यहाँ पे अलर्ट कराऊंगा नेम। जैसे मैंने अभी डन किया, देखिए अलर्ट में जो मेरा स्टेट की वैल्यू चेंज हो चुकी थी, ये डन वो आ रही है। तो मैं चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ और डन पे क्लिक करूँ, तो मेरा ये टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू मेरे अलर्ट में शो जाए। तो अगर आपको ऑलरेडी ये आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना और ये टास्क परफॉर्म करके आप अपना लेवल चेक भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टेक्स्ट इनपुट का एक होता है ऑन चेंज टेक्स्ट। ऑन चेंज टेक्स्ट जैसे ही आप इसमें चाहे आप एक भी वर्ड लिखते हो तो ये फंक्शन आपको चलता है, और जो भी आपने इसके अंदर लिखा है आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको कंसोल भी करा के दिखा देता हूँ। ये कॉल बैक फंक्शन होता है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो वैल्यू, अब देखिए मैंने इसको क्लियर किया, और यहाँ पे ये देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू में ये प्रिंट हो रहा है। और मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए जितना भी मैंने लिखा पी प्रिंट हुआ, फिर एल लिखा, ये आप जितना मैंने जहाँ तक मैंने छोड़ दिया है वहाँ तक इसने मेरे को रिटर्न करके दे दिया वैल्यू। तो आपको पता लग रहा है कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और हमने अब सेट नेम में अपने इस स्टेट को सेट कराते रहना है। बस सिंपली हमने इसको ऐसे कर देना है, और अब हम नेम को प्रिंट कराएंगे, माय नेम। तो जितनी भी बार मेरी ये स्टेट कॉल होगी, तो माय नेम अभी क्या है, एम्प्टी है, मैंने लिखा गुलशेर। ये देखिए माय नेम मेरे स्टेट की जो वैल्यू थी इसने इसको अपडेट किया है। तो डायरेक्ट अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू यहाँ पे मैं कर दूंगा पास वैल्यू नेम। ओके, डेट्स इट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि हाय बॉक्स
डन किया, ये देखिए हाईफॉक्स इसने यहाँ पे अलर्ट करा दिया। तो हमने स्टेट के बारे में जान लिया कि स्टेट कैसे अपडेट करते हैं, टेक्स्ट इनपुट में स्टाइल कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं, और बटन कंपोनेंट को देख लिया। तो अभी ये क्या था, इसका जो बटन था ये इसमें हम स्टाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेटिव बटन कंपोनेंट होता है। तो एक टचेबल ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, एज ए बटन ट्रीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी एक कंपोनेंट होता है, इसको मैं हटा देता हूँ या अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, टचेबल ओपेसिटी। इसके अंदर एक टेक्स्ट कंपोनेंट लिख लेते हैं डन। ये देखिए ये भी क्लिकेबल है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी मेरा क्लिकेबल हो रहा है। तो इसमें हम स्टाइल देंगे स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे नीचे, बटन स्टाइल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे थोड़ा क्या दे सकते हैं, ब्लू, और हाइट देंगे हम 52 और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10, अलाइन आइटम दे देंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे सेंटर, ताकि ये मेरा जो डन बटन है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और मार्जिन टॉप दे देंगे क्योंकि ये बिल्कुल जितने भी कंपोनेंट होता है, मान लिया अगर आप HTML यूज़ करते हो तो उसमें जितने भी पैराग्राफ लेते हो या H1 लेते हो या डिप टैग्स लेते हो तो वो ऑलरेडी पैडिंग आपको प्रोवाइड करके दे देता है। बट रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। अगर आपका ये कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है तो इनके बीच कोई भी पैडिंग मार्जिन बिल्कुल नहीं होगी, तो आपको खुद मैनुअली आपको पैडिंग या मार्जिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 16, मार्जिन टॉप 16। ओके, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा पिंक कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, ये ब्लिंक हो रहा है। टचेबल ओपेसिटी का एक प्रोप्स होता है। देखिए ये जितने भी हम बटन में कोई भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट्स के प्रोप्स होते हैं। स्टेट एंड प्रोप्स क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टेट होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट ये जो जैसे वैल्यू हो गया, स्टाइल हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, ये इसका स्टाइल प्रोप्स हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें स्टाइल प्रोवाइड अप्लाई नहीं होगा। तो तभी हमारे जो प्रोप्स है वो इम्यूटेबल है, यानी इम्यूटेबल मीन्स वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल मीन्स उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोप्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो हम मेरा स्टाइल प्रोवाइड वहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बट हम जो इसकी नेम है स्टेट की वैल्यू को हम बार बार चेंज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये स्टाइल हो गया, बटन स्टाइल हो गया। इसका होता है एक एक्टिव ओपेसिटी। ओपेसिटी से आपको पता लगा, जैसे कि मैं इसको देखे होल्ड करके रखूँगा ये कितना ब्लिंक हो रहा है। अगर मैं इसको इसमें 0 to 1 लेता है, अगर मैंने 1 कर दिया तो ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ब्लिंक कराएंगे, 0.7 ले लेते हैं। ये देखिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा ये ब्लिंक हो रहा है। तो जो टेक्स्ट कंपोनेंट है डन है, इसके टेक्स्ट को भी हम स्टाइल देते हैं। जैसे टेक्स्ट स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को 16 कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट, अभी हमारे पास कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है, बाद में हम फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको बोल्ड कर देते हैं और कलर इसका हम कर देते हैं वाइट। देखिए अगर आप HTML बैकग्राउंड से आए हो, आपको HTML थोड़ी बहुत आती है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा सीखना टेक्स्ट स्टाइल। ये देखिए हमने टेक्स्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, अप्लाई कर दिया है अपने टेक्स्ट कंपोनेंट में। तो ऑन प्रेस देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं इसको चाहे तो कॉपी एंड जस्ट पेस्ट कर सकता हूँ और डन करूँगा तो ये हेफॉक्स मेरे को प्रिंट करके देगा। इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, अभी तक हमने स्टेट का यूज़ केस देख लिया, टेक्स्ट इनपुट का यूज़ केस देख लिया, हमने खुद किया एक बटन बनाया, उसको स्टाइल अप्लाई करके देख लिया, अलर्ट प्रिंट करा के देख लिया, कंसोल के बारे में जान लिया, डिबग कैसे करते हैं ऐप को, राइट क्लिक करके डिबगर ओपन करके इसका कंसोल हमने ओपन करवा दिया और हम कंसोल की हेल्प से अपनी वैल्यू को चेक कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास काफ़ी सारे बटन हो सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है,
यहाँ पे, या मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो कंटेंट है मेरी स्क्रीन से बाहर चला जाए। इसी को मैं पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक किया। ओके, ये देखिए मेरा स्क्रीन से ये कंटेंट बाहर जा चुका है, बट मैं बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं पूरे कंटेंट को देखना चाहूँगा तो मेरे को क्या करना होगा, जहाँ मेरा पेरेंट कंपोनेंट है व्यू, इसको मैं क्या करूँगा, एक स्क्रॉल व्यू में ले लूँगा, स्क्रॉल व्यू। तो ये देखिए मैंने क्लोज एंड ओपन टैग कैसे किया। जो भी आपका पेरेंट कंपोनेंट होगा, अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हो तो लेफ्ट साइड देखिए इसका ओपन एंड क्लोज एरो आता है। जैसे सेफ एरिया व्यू को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये पूरा इसका जो पेरेंट कंपोनेंट था इसने इसको रैप कर दिया है। तो सेफ एरिया व्यू के नीचे जो स्क्रॉल व्यू है तो इसका यहीं पे एंड हो गया है। और इसका जो व्यू है इसका अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसको पूरा रैप कर देगा। तो ये इसने इसको पूरा रैप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल व्यू को यहाँ पे रख दूँगा, डेट्स इट। अब देखना, जैसे ही अब मैं स्क्रॉल करूँगा, देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और एंड तक जा पा रहा हूँ। तो ये हमारा यूज़फुल होता है जब हमारी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा डायनेमिकली डेटा हो सकता है या काफ़ी कुछ डेटा हो सकता है, तब हम स्क्रॉल व्यू का यूज़ करते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि स्क्रॉल व्यूअर कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ केस है। तो आप बता सकते हो, जैसे ही हमारी स्क्रीन में डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा या फिक्स नहीं रहने वाला डेटा, तब आपने स्क्रॉल व्यू का यूज़ करना है ताकि यूज़र को पूरा जो स्क्रीन की विजिबिलिटी है वो शो हो पाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। हमने जो फालतू का कोड रखा है सिर्फ बटन वाला छोड़ देते हैं। ओके, तो अभी के अब हम आगे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला फंक्शन देखा था, स्टेट में हमने चेंज किया था। तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, बट डोंट वरी, हमने इसमें ऑलरेडी स्टेट को अच्छे से कवर अप कर लिया है। तो अब हम चलेंगे, एक कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे, अपना खुद का कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो कस्टम कंपोनेंट क्या होते हैं, इसका क्या यूज़फुल या यूज़ केसेस हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये टेक्स्ट, ये एक डन बटन है। तो आप कितनी भी स्क्रीन्स, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो उसकी एप्लीकेशन के एक थीम कलर होता है। तो वो थीम कलर हर जगह प्रोवाइड होता है, वो बटन में अप्लाई होता है, वो हेडर में अप्लाई हो सकता है या बैकग्राउंड में अप्लाई हो सकता है या किसी व्यू में अप्लाई हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि बटन का जो हाइट विड्थ और फॉन्ट फैमिली वगैरह एकदम सेम रहते हैं, बट उनका कुछ कलर चेंज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं लोग, वो बार बार सेम कोड नहीं लिखते, वो एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना लेते हैं और प्रॉप्स के हेल्प से उसको डायनेमिकली कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम वो चीज़ें कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, ये टचेबल ओपेसिटी था, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो बटन का कलर है ये चेंज हो जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने फिर से इसको कॉपी पे मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा और इसका जो मैंने बटन स्टाइल दिया है मैं इसको कॉपी करूँगा। इसको मेरे को लिखना पड़ेगा बटन टू स्टाइल। इसको मैं कर दूँगा जैसे कि क्या कलर दें, रेड दे देते हैं। ओके, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई। अब ये देखिए, और इसका टेक्स्ट मैं रख देता हूँ सेव। ओके, सेम, सिर्फ टेक्स्ट का जो बटन का नेम है, टेक्स्ट है वो चेंज है और सिर्फ कलर चेंज है। इसके लिए मेरे को दोबारा से कोड लिखना पड़ गया। तो और कल को अब मान लिया कि इसका जो हाइट थी वो भी मेरे को डिफरेंट चाहिए थी, या जो हमने थीम कलर था वो डिफरेंट चाहिए था, तब मेरे को जहाँ जहाँ बटन मैंने यूज़ किए होंगे तो मेरे को सभी स्क्रीन पे जाके वो चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएगी, जो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक ब्यूटीफुल जो रिएक्ट नेटिव की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि ये हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज़ करने देता है। कंपोनेंट्स की हेल्प से हमारी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इसमें साथ के साथ हम फोल्डर स्ट्रक्चर भी इम्प्लीमेंट करते चलते हैं। तो एक आपने राइट क्लिक करना है, सोर्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है, एसआरसी में आपने एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाना है। देखिए, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे,
स्टार्ट होंगे आप उसको स्मॉल नहीं रख सकते। जैसे ऐप है, ये हमारा कंपोनेंट था तो हमने इसको कैपिटल लेटर में दिया, तो कंपोनेंट्स नाम का भी हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर हम एक लेने वाले हैं बटन कंपोनेंट। तो बटन नाम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट है, तो हम इसका नाम रख देंगे बटन कॉम डॉट जेएस। ओके, तो जो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग इसको हमने एक बटन बनाया था, इसमें हम जाएंगे और इसका एक बटन कंपोनेंट एक एक्सटेंशन क्रिएट कर, मैंने स्निपेट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, RNFC लिखता हूँ, मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बना के मेरे को दे देता है। ये इसकी JSX स्निपेट्स है, आप मैं ये भी यूज़ करता हूँ, आप कोई भी स्निपेट्स यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये वाली मैं यूज़ करता हूँ जिसमें 41,215 इसके डाउनलोड है। RNFC लिखते हैं तो ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बना देता है, RNC लिखते हैं तो ये मेरे रिकनेटिव क्लास कंपोनेंट बना देता है। तो चलिए RNFC लिखा और इसका मेरा कंपोनेंट का नाम है बटन कंपोनेंट। ओके, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा जो जो मेरे यहाँ पे यूज़ हो रहे कंपोनेंट। टचेबल ओपेसिटी यूज़ हो रहा है, और क्या हो रहा है, टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, तो अब ये जो मैंने बटन स्टाइल था मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, बटन स्टाइल, बटन स्टाइल, इसको मैं हटा देता फालतू। तो ये देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रखा है, बस मेरे को उसको जस्ट इंपोर्ट करना होगा, बटन कंपोनेंट। चलिए चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ सारा का सारा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन कंपोनेंट, ये मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है, मैंने एंटर मारा, ये यहाँ पे देखिए इसका पाथ था, ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सिर्फ एक लाइन का कोड, इतना सारा यहाँ पे इसने मेरे को दे दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बटन कंपोनेंट में ये जो नेम था ये हमारी डिबग की ऐप है, इस करके ये ऐप क्रैश नहीं हुई। अगर आपकी डेवलपमेंट की ऐप होती तो ये क्रैश हो जाती, जो क्योंकि मेरा जो नेम है वो अनडिफाइंड है, मैंने इसको कहीं भी इनिशियलाइज या डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम खुद के कस्टम प्रॉप्स बनाएंगे। जैसे कस्टम कंपोनेंट्स हैं तो उसके हम कस्टम प्रॉप्स भी हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या उसमें डायनेमिक करने वाले हैं। तो जो भी हमारे कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक चीज़ें होगी वो उसको हम प्रॉप्स की हेल्प से चेंज करेंगे। तो इस बटन का नेम डायनेमिक हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स। ओके, कंसोल डॉट प्रॉप्स, जैसे कि प्रॉप्स मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ प्रॉप्स। अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए प्रॉप्स है, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है। तो अभी इसमें जो यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं पास करते तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट कर रहा है। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पे बटन टेक्स्ट नाम का एक प्रॉप्स लिया, उसमें लिख दिया मैंने डन, सेव किया। ये देखिए बटन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसकी क्या है की, और इसकी वैल्यू क्या होगी डन। तो देखिए इसने, अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है तो प्रॉप्स डॉट, अगर मैं उस वही प्रॉप्स का नाम लिखना होगा बटन टेक्स्ट, ये मेरे को प्रिंट करके देगा। ये देखिए इसने डन दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली JSX की हेल्प से यहाँ पे एज ए वेरिएबल इसको यूज़ कर लूँगा। ये देखिए इसने यहाँ पे डन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉप्स डॉट डॉट नहीं करूँगा। तो एक डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ जावास्क्रिप्ट में, JSX ES6 का ये एक नया है। तो डिस्ट्रक्चरिंग आपने करली ब्रेसेस लगानी है, और आपका जो प्रॉप्स है जैसे बटन टेक्स्ट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे सकते हैं जैसे एम्प्टी। अब मेरे को डायरेक्ट बटन टेक्स्ट ही यूज़ करना होगा, ना कि डॉट डॉट। ओके, आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो मैंने पास कर रखी है यहाँ पे वैल्यू, इसलिए इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करूँगा, ये देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इसकी शो होगी। तो आप ट्राई करना कि आप कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखें, ताकि आपकी ऐप के क्रैश होने के चांसेस काफ़ी कम रहे। ओके, तो ये बटन टेक्स्ट हो गया। तो ऑन प्रेस भी मैं एज ए यहाँ पे प्रॉप्स पास करूँगा। ऑन प्रेस में हमने यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ नेम। ओके, नेम किया ऑन प्रेस एज एन ऑन प्रेस,
सिंपली अब मैं ऑन प्रेस को यहाँ पे कर दूंगा पास। ओके, हमने पहले वैल्यू एज एन प्रॉप्स पास की, फिर हमने प्रॉप्स एज एन फिर हमने ऑन प्रेस का फंक्शन एज एन प्रॉप्स पास किया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी ऑन प्रेस है, ऑन प्रेस है, ये हमने बटन कंपोनेंट के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है उससे मिलता जुलता नाम रख लिया। आप इसका नाम और कुछ भी रख सकते हो, ये तब भी काम करेंगे। जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया प्रेस मी, या ऑन क्लिक रख लेते हैं। ऑन क्लिक ये हमारा रिएक्ट जेएस में जो हमारा बटन टैग्स होता है, एचटीएमएल का टैग्स होता है, ऑन क्लिक ये उसका नाम है। तो ऑन क्लिक इसको हम रख सकते हैं। हमने ये सिंपल देखे तब भी ये हमारा कॉल होगा, बट ये अभी तक ऑन क्लिक ये मेरा कॉल होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। डन, ओके, वो सेव नहीं था इसलिए। अब देखिए मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ तब भी ये मेरा फंक्शन कॉल कर रहा है। जो भी यहाँ पे मेरी जैसे है लिखा या मैंने लिखा बाय, डन किया, ये देखिए मेरा बाय यहाँ पे कॉल हो रहा है। देखिए मैंने एज एन प्रॉप्स यहाँ पे फंक्शन पास किया और यहाँ पे ये ट्रिगर हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ एक और मैंने यहाँ पे बटन लिया, इसका मैंने सेव किया, ये देखिए डन है, इसको मैं कर दिया सेव। ये देखिए मेरा टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे पास नहीं किया। टेक्स्ट स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें अभी यूज़ नहीं हो रही। ये यूज़ हो रही है मेरा जो मैंने कस्टम बटन बनाया था वहाँ पे। देखिए मेरा कितना लाइन ऑफ कोड इसकी वजह से कम हो गया है कस्टम कंपोनेंट की बनाने की वजह से। तो मैं सिंपली यहाँ पेस्ट करूँगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे पास हो गया है। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने टेक्स्ट को तो डायनेमिक कर दिया है, इसका मैंने डन कर दिया है, इसका सेव कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बटन का कलर भी चेंज कर पाऊँ। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, स्टाइल को भी ओवरराइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे एक बटन स्टाइल नाम का एक बटन स्टाइल। तो बटन स्टाइल जो हम देखें, जो यहाँ पे हम स्टाइल जो प्रोवाइड करते हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू हमने एज एन ऑब्जेक्ट रख ली। तो इसको अगर हमने ओवरराइड करें विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है ये भी मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को ओवरराइड डॉट 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 बटन स्टाइल। ओके, बटन स्टाइल, तो मैं इसमें पास करने वाला हूँ बटन स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर इसमें मैं दे दूंगा रेड। ये देखिए नीचे वाले में रेड हो गया। अगर आप इसका बॉर्डर रेडियस 0 चाहते हैं तो ये 0 हो जाएगा, कुछ भी चाहते हो तो आप इस चीज़ों को ऐसे हैंडल कर सकते हो। ओके, ये डन हो गया, सेव और डन। ओके, अब बट आप चाहते हो यहाँ पे मैं डन प्रिंट कराऊँ, फॉर एग्जांपल डन, और मैं यहाँ पे डन सेव। ओके, जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, इसने डन किया, सेव किया तो सेव, जो भी यहाँ पे मैंने अलर्ट कराया हुआ है। तो ऐसे हम कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं। हम टेक्स्ट कंपोनेंट, टेक्स्ट इनपुट है, इसको भी हम कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि बार बार ये हम इसको कॉपी पेस्ट करें स्क्रीन पे, और कल को हम हमारे टेक्स्ट इनपुट का स्टाइल चेंज हुआ, क्लाइंट को बॉर्डर रेडियस पसंद नहीं आया, तो हमें मैन्युअली जा जाके फाइलों में चेंज करना होगा। तो इसलिए हम कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बटन कंपोनेंट का अभी मैंने हर मेरे पास 20-25 स्क्रीन है, और हर जगह मैंने बटन कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है और कस्टम कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, तो उसमें बॉर्डर रेडियस 10 है। बट क्लाइंट ने कहा कि मेरे का जो बॉर्डर रेडियस है उसको 20 कर दो। अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को 20 स्क्रीन में जाना होगा और वहाँ से कलर को ओवरराइड कर सकते हैं या मैन्युअली जाके चेंज करना होगा। बट अगर मैंने कस्टम कंपोनेंट यूज़ किया होगा तो मैं सिंपली बटन कंपोनेंट में आऊँगा और इसको सिंपली मैं 20 कर दूंगा। ये आप देखिए ये दोनों में चेंज हो गया। तो इसलिए कस्टम कंपोनेंट का बनाना बहुत यूज़ होता है। जो अगर आपने देखिए किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये नहीं कि हर जगह आपने कस्टम कंपोनेंट बना लिए। इससे आपका क्या होता है कि कोड मैशअप हो जाता है, लेंथी कोड हो जाता है। आपने कस्टम कंपोनेंट तभी बनाना है अगर एक जैसा व्यू आपको मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है, तब आपने उस व्यू को कस्टम कंपोनेंट बना लेना है ताकि आपको डेवलपमेंट में इजी रहे।
तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हमने कस्टम कंपोनेंट बना लिए, हमने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट बना लिए, अब हम फोल्डर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी हमने क्या किया, ऐप में ही सब कुछ लिख लिया। हम ऐप में सब कुछ नहीं लिखेंगे, सोर्स नाम के एक कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लिया था ऑलरेडी। सोर्स नाम में हम बनाएंगे स्क्रीन्स, स्क्रीन्स में अभी इसमें एक कंपोनेंट बनाएंगे होम डॉट जे एस। होम डॉट जे एस ऐप का सारा कोड है, हम इसमें प्रिंट कर देंगे। और इसकी हमें पाथ चेंज करना होगा क्योंकि इसके इंटरनल आ चुका है बटन कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, बटन कंपोनेंट्स। ओके, और इसको हम कर देते हैं अपने कंपोनेंट का नाम होम, और इसको भी हमें करना पड़ेगा होम। ओके, अब सेफ एरिया व्यू इसको हटा देते हैं सिंपली। अब हम क्या करेंगे, होम, ये देखिए एक ही बात है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा कितना क्लीन कोड हो चुका है। जब हम नेविगेशन बनाएंगे, जब हमारी 50-60 स्क्रीन्स होगी, तब हम एकदम ऐसे ही ऐप डेट जेएस को जितना क्लियर रखते हैं रखेंगे, क्योंकि इसमें ऐप डॉट जेएस में इनिशियली जो हमारी बड़े लेवल पे जो एप्लीकेशंस होती है उसमें असिंक स्टोरेज यूज़ हो रही है, हमारे सेशन जो यूज़ हो रही है, हमारी नोटिफिकेशंस होती है, हम काफ़ी तरह के जो ऐप ओपन होने से पहले, ऐप फंक्शनिंग करने से पहले हमें चीज़ें करनी होती है, वो हम ऐप डॉट जेएस में ही करते हैं, ताकि बाद में हम अपने कंपोनेंट्स में मूव होते हैं, ताकि जो ऐप डॉट जेएस में जितने भी हमारे ऐप को फंक्शनिंग करने वाले फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो चलिए, होम कंपोनेंट है, अपने हमने सारा कोड इसमें लिख लिया है। तो अब अभी तक हमने क्या कुछ कवर कर लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐप डॉट जेएस है, हमने होम नाम का एक कंपोनेंट बनाया। होम नाम का कंपोनेंट हमारा कहाँ पड़ा है, हमारा पड़ा है सोर्स फोल्डर, सोर्स फोल्डर के अंदर स्क्रीन्स, स्क्रीन्स के अंदर होम डॉट जेएस। ओके, और ये हमारा कंपोनेंट्स है। जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, कस्टम कंपोनेंट्स बनाएंगे, वो कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इनपुट का भी हम कस्टम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इनपुट कॉम, क्योंकि टेक्स्ट इनपुट नाम से ऑलरेडी कंपोनेंट है तो हम सेम नहीं रखेंगे, RNFC टेक्स्ट इनपुट कॉम। ओके ओके, तो टेक्स्ट इनपुट का जो स्टाइल है, यहाँ पे हमने जाना है, इसको जस्ट कट एंड पेस्ट, टेक्स्ट इनपुट में आए, इसको हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और जो हमने यहाँ पे होम पे ले रखा था टेक्स्ट इनपुट, इसको भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, और यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। ओके, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है, हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा। टेक्स्ट इनपुट, ये जो नेम है हम एज इन प्रॉप्स यहाँ से पास करेंगे नेम, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी होगी। इनपुट स्टाइल सेट नेम, ये इसकी ऑन चेंज टेक्स्ट है, ऑन चेंज टेक्स्ट को हम पास करेंगे अपने एज इन प्रॉप्स, इसको भी जैसे हमने बटन में किया था। ये हम टेक्स्ट इनपुट को कस्टम कंपोनेंट बना दिया। ओके ओके, एकदम परफेक्ट। अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे इंपोर्ट टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऑन चेंज टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन हमें इसमें पास करना पड़ेगा और वैल्यू पास करनी पड़ेगी। हमने इसमें क्या लिया, नेम लिया है, नेम की जगह हम इसको वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि हर जगह ये नेम नहीं होगा, फर्स्ट नेम हो सकता है, अलग अलग नाम का नेम हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको वैल्यू रखा ताकि हर एक केस में हम अपने टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज़ कर पाए। तो वैल्यू लिया, वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, नेम। ओके, ऑन चेंज टेक्स्ट में जैसा हमारा लॉजिक लगा हुआ था, वैल सेट नेम, ये देखिए सेम ही काम करेगा। ये देखिए डन किया। ओके, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा रखी थी, तो इसका नेम करेंगे सेम, इसका नेम करेंगे। ओके, कहीं भी हमने किया, ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो टेक्स्ट इनपुट, फॉर एग्जांपल मैंने एक और टेक्स्ट इनपुट लिया, ये इसके साथ मिक्सअप हो रहा है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन बॉटम देते हैं,
ओके, तो दोनों में ये मार्जिन गैप इसमें प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे हमने बटन कंपोनेंट में स्टाइल पास करके अपने स्टाइल चेंज किया था, वैसे हम टेक्स्ट इनपुट में भी हम सेव इनपुट स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेम नाम से। इसका भी हम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इनपुट स्टाइल। तो चलिए, तो इसका हम कलर चेंज करते हैं, या इसका हम बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस 0। ये देखिए नीचे वाला का बॉर्डर रेडियस हट चुका है। या इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा सा RGBA, थोड़ा सा डार्क 0.0106। ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है। तो ऐसे हम कस्टम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। और देखिए हमारा कितना ये लाइन ऑफ कोड कम हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कस्टम कंपोनेंट। ओके, हमने कस्टम कंपोनेंट, आई बिलीव कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कलर्स भी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। कल को कलर्स भी हम डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम मैनुअली जाके कलर भी एक एक चेंज करें। तो सोर्स फोल्डर में हम एक स्टाइल्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, स्टाइल्स। इसमें हम कलर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब थीम कलर रख लेते हैं। थीम कलर जैसे कुछ भी हो सकता है, RGBA 0,0,0,0.1। ओके, अब बस मेरे को इसको यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इनपुट में यूज़ करूँगा जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। या मैं क्या करूँगा, होम में ही आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें कलर्स डॉट थीम कलर, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला था ना ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम एंड उसकी की वैल्यू सेम। ये देखिए 0 हो चुका है। अब कल को मान लिया कि क्लाइंट ने बोला मेरा जो टेक्स्ट इनपुट है जो उसका थीम कलर था मेरे को पसंद नहीं है, उसको आप ब्लू कर दे या ऑरेंज कर दे। ये देखिए ये ऑरेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कलर्स नाम जितने भी हमारे कलर्स होंगे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी तक हमने बटन कंपोनेंट जान लिया, टेक्स्ट जान लिया है, स्क्रॉल व्यू, और अब हम एक और लाइक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। वो होगा हमारा मैप। ओके, मैप क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट ऑफ एरे है, आपको उसको इटरेट करके स्क्रीन पे दिखाना है। तो चलिए, कॉन्स्ट डेटा नाम से आपके पास है सेट डेटा यूज स्टेट। इसमें चलो आपके पास 1 to 10 आपके पास वैल्यू है। ओके, आपको इसको प्रिंट करना है 1 by 1। तो मैं क्या करूँगा, एक बटन अभी मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे JSX लूँगा और यहाँ पे अपने स्टेट का नाम जिसमें मेरा डेटा पड़ा है डॉट मैप, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, वैल और उसका इंडेक्स। ये जो आइटम है वो लेगा और जो इसके आइटम का इंडेक्स है वो मेरे को रिटर्न करेगा। तो इसका फॉर एग्जांपल फर्स्ट का जो वैल्यू है वो 1 है और इसका इंडेक्स है 0। तो ये कॉल बैक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल भी करा के दिखाऊँ, ये कंसोल हो जाएगा वैल्यू एट इंडेक्स करूँगा। जैसे ये हो गया आई, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आई वैल, या आई मैं पहले इंडेक्स प्रिंट करा दिया और ये वैल सेव किया। देखिए 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब मैं क्या चाहूँगा कि एक टेक्स्ट कंपोनेंट लूँगा। अब ये टेक्स्ट कंपोनेंट मेरा कितनी बार रेंडर होगा, जैसे कि यहाँ पे इसने प्रिंट किया था 0 to 9 मतलब 10 बार। तो टेक्स्ट भी मेरा 10 बार प्रिंट होगा। जैसे मैंने हाई लिखा तो ये ओके, मैंने रिटर्न नहीं किया, मेरे को रिटर्न करना होगा, रिटर्न टेक्स्ट किया। ये देखिए मेरा हाई कितनी बार प्रिंट हो गया, 10 टाइम। तो मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है तो
वैल्यू किया 1 2 3 4 5 6 7 10। तो देखिए ये आपको वार्निंग देगा, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यूनिक की प्रॉप इसको हैंडल करने के लिए जो भी हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा उसको हम की नाम की एक प्रॉपर्टीज होती है या प्रॉप्स होता है इसमें करेंगे, और इसमें हम अपनी जो यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू इसकी क्या है, इंडेक्स, इसको पास करेंगे, इसको रिलोड करेंगे। अब देखिए ये इस टाइप की एरर मेरे को नहीं देगा। ओके, अब मैं इसमें स्टाइल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया मार्जिन बॉटम 16। ओके, तो ऐसे ही ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, ऐसे हम मैप का यूज़ करते हैं। बट अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, इन्फिनिटेड डेटा है, तब आप मैप का यूज़ नहीं करते, तब आप यूज़ करते हो फ्लैट लिस्ट का। तो फ्लैट लिस्ट का अब हम यूज़ केस देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी मैं ये फ्लैट लिस्ट या मैप और स्क्रॉल व्यू यूज़ करा रहा हूँ, तो ये आगे जाके जब हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब आपको ये चीज़ें आगे जाके करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, इम्प्लीमेंट करने को मिलेगी। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जब मैं हम कोई एक एप्लीकेशन बनाएं, एप्लीकेशन के डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करें, तो हमें कोई भी चीज़ एकदम न्यू ना लगे। तो इसलिए मैं सब अभी से ही आपको हर एक चीज़ का, हर एक कंपोनेंट का जो आगे आने वाले टास्क में यूज़ होंगे, तो मैं हल्का हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देखिए इसने भी जो हमने मैप का यूज़ किया है, हमने एरे को इटरेट करने के लिए वन बाय वन इसका मैप का यूज़ किया। तो हम सेम काम हम फ्लैट लिस्ट से भी कर सकते हैं। तो फ्लैट लिस्ट का एक प्रॉप्स होता है डेटा, डेटा में हम अपना जो हमारा एरे होता है ये पास करते हैं, और इसका एक रेंडर आइटम, एक कॉल बैक फंक्शन हम इसके अंदर लिखते हैं जो हमें एक वैल्यू पास करता है। तो जैसे कि मैं इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने इस फंक्शन का नाम रेंडर आइटम भी रख सकता हूँ या रेंडर डेटा रख लिया। अब रेंडर डेटा कॉन्स्ट, देखिए ये जो फंक्शन है हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिटर्न, जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए आपको सिमिलर लग रहा होगा, ऐसा ऐसा रिटर्न, और ये एक आइटम रिटर्न करता है और इंडेक्स रिटर्न करता है। तो ये प्रॉप्स के अंदर आइटम और इंडेक्स रिटर्न करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डीस्ट्रक्चरिंग कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेम, मेरी बात यही होगी आइटम, अब ये देखिए रिटर्न हुआ, वैल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे आइटम था और आई की जगह था इंडेक्स। ओके, ये देखिए सेम ही काम है। तो ये वर्चुअलाइज शुड नेवर बी नेस्टेड इनसाइड प्लेन स्क्रॉल व्यू, ये इसलिए एरर दिया है जब आप अगर स्क्रॉल व्यू के अंदर फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हो तो ये एरर आता है, क्योंकि फ्लैट लिस्ट क्या करता है, वो भी स्क्रॉलेबल है, और जो स्क्रॉल व्यू है ये भी स्क्रॉलेबल है। या तो आप स्क्रॉल व्यू रखिए या फ्लैट लिस्ट रखिए। हम कैसे इसको चीज़ को ओवरकम करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फ्लैट लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लिस्ट हेडर कंपोनेंट्स, लिस्ट फूटर कंपोनेंट, तो उन चीज़ का यूज़ करके इस वार्निंग को हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इस वार्निंग को हम रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, रेंडर आइटम, जैसे इसमें एक फॉर एग्जांपल मैं इसको अब हटा ही देता हूँ। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ लिस्ट हेडर कंपोनेंट, लिस्ट हेडर कंपोनेंट, इसमें आप ये जितने भी इसके मेथड है, ये कॉल बैक मेथड है। तो व्यू हो गया, इसमें मैंने टेक्स्ट ले लिया, जैसे मैं एम फ्लैट हेडर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एम फ्लैट हेडर। और ऐसे ही तो देखिए अगर मैं सारी कोडिंग यहीं पे करने लगा तो मेरे फ्लैट लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम अलग से इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे रेंडर आइटम ही रख लेता हूँ उसका नाम, या आप कुछ भी रख सकते हो, रेंडर आइटम। ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया, आइटम इंडेक्स। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, टेक्स्ट को मैं हटा लेता हूँ, रिटर्न किया। ये देखिए सेम ही बात है। तो इसमें क्या होता है, एक की एक्सट्रैक्टर कंपोनेंट होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है पर रो को, ये हमारी पर रो बोल सकते हो या पर आइटम बोल सकते हो। की एक्सट्रैक्टर इज ये क्या लेता है, आइटम लेता है और इंडेक्स लेता है। तो आइटम रिटर्न करता है, इंडेक्स करता है।
तो स्ट्रिंग में हम पास कर देंगे, रिटर्न करा देंगे इंडेक्स। ओके, तो ये हमें डुप्लीकेसी का एरर नहीं देगा, अभी वर्चुअलाइज का देगा क्योंकि हमने स्क्रॉल व्यू और फ्लैट लिस्ट का यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखिए ये एरर वार्निंग भी हमारी गायब हो जाएगी। मैंने रिलोड किया, देखिए अब नहीं आई। और ये देखिए ये नीचे से स्क्रॉल व्यू है और ऊपर से ये हमारा फिक्स्ड हो चुका है। तो ऐसे हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं। फ्लैट लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर मान लिया हमारे पास इन्फिनिटी डेटा है तब हम फ्लैट लिस्ट का यूज़ करते हैं। बट आपको अगर पता है कि मेरी आइटम पर्टिकुलर आइटम्स या डेटा इतना ही होने वाला, फिक्स डेटा के केस में हम मैप का यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ हम फ्लैट लिस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि हम पेजिनेशन वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्क्रॉल करते हैं, नीचे एक लोडर घूमता है और फिर एपीआई हिट कराते हैं, फिर से चंक्स में डेटा लोड कराते हैं, तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। ओके, फ्लैट लिस्ट हो गया, बटन कंपोनेंट हो गया। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे छोटा सा, जितना भी हमने अभी तक चीज़ें सीखी है। आप या तो इस वीडियो को पॉज करके पीछे जाके इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो अब हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो टास्क 1 होगा, बहुत ही छोटा सा टास्क होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टास्क करके हम मेजर एप्लीकेशन पे मूव कर जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे अपनी टेक्स्ट इनपुट बना रखी थी। तो हम एक यूज़र लाइक ईमेल इनपुट लेंगे और साथ में हम बेसिकली हम क्या बनाने वाले हैं, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के लिए हम ईमेल लेंगे और पासवर्ड फील्ड लेंगे और डन बटन लेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको कर देता हूँ रिमूव, इतना। ओके, तो चलिए अब हम इसमें देखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोप्स भेजने हैं अभी तक जो आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए थे, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोप्स भेजने पड़ेंगे टेक्स्ट इनपुट में, आप कैसे भेजोगे, कॉमा लगाओगे, डॉट 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 प्रोप्स, ट्रिपल डॉट एंड प्रोप्स। ओके, और ये वाला जो प्रोप्स है आप यहाँ पे कर दोगे ऐसे पास। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो प्लेस होल्डर, ये जो हमारा फर्स्ट नेम था, तो प्लेस होल्डर भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं, लाइक इसकी वैल्यू एम्प्टी रखते हैं इनिशियली। इसको उड़ा देते हैं। देखिए अभी प्लेस होल्डर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और प्लेस होल्डर यहाँ पे भेज देंगे ईमेल, जैसे एंटर योर ईमेल। ओके, देखिए ये आ रहा है एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटर योर पासवर्ड। ओके, एक हम कंफर्म पासवर्ड की फील्ड ले लेंगे, एंटर योर कंफर्म, एंटर कंफर्म पासवर्ड। ओके, हमारी 3 टेक्स्ट इनपुट हो गई। हम चाहे तो यहाँ पे लेबल भी दे सकते हैं, बट देखिए ये जो डन बटन है मैं चाहता हूँ ये मेरा बॉटम में आए, तो उस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे, जो टेक्स्ट इनपुट है बटन, अब यहाँ पे हम फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। ये जितने, अगर आपका छोटा डिवाइस होगा या बड़ा डिवाइस होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते। स्टाइल, बटन स्टाइल, मार्जिन, मार्जिन टॉप, ऐसे आपने कभी हाइट नहीं देनी, जैसे 400 कर दिया, 500 कर दिया, 600 कर दिया। तो ये क्या होगा, अगर आपका दूसरा डिवाइस होगा तो आपका बटन यहाँ से कट हो जाएगा। जो बिल्कुल एकदम फ्रेशर होते हैं, जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे होते हैं, तो ऐसे ही बहुत गलतियाँ करते हैं। वो स्टैटिक हाइट, विड्थ या मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, जिसका कोज क्या होता है कि बाद में डिफरेंट स्क्रीन्स पर हमारा यूआई फट जाता है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, मैं आपको एक बताता हूँ फ्लेक्स की हेल्प से। ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, देखिए इसमें फ्लेक्स 1 है, और एक व्यू लेता हूँ मैं, इस व्यू को एक टेक्स्ट इनपुट का व्यू हो गया। ओके, और ये मार्जिन टॉप में हटाता हूँ यहाँ से, एक ये व्यू हो गया और एक ये व्यू हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फ्लेक्स 1 है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखिए इसने क्या किया, आपका जो फ्लेक्स 1 है, जो भी आपका व्यू चलता है, जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो एज ए कॉलम में हमारे रेंडर होते हैं। तो ये फ्लेक्स व्यू था, इसके अंदर जो इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, जितने भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, स्पेस बिटवीन इन द सेंस, ये जो आपका स्क्रीन का टॉप है और इसका जो बॉटम है, इसके स्पेस इक्वली इनको डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्यू लूँ और यहाँ पे करूँ और इसको मैं करूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ये देखिए इसमें बॉटम में है, और स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक, ये पिंक इसके बॉटम में है, इसके बीच में कोई भी एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक मेरा व्यू, ये हो गया, इसके अंदर एक ये जो हमारे कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स है, इनका जो पेरेंट्स है ये वाला व्यू पेरेंट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब ऐसे समझिए, ये इसका एक सबसे पहले सेफ एरिया व्यू इसका पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट के पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट इसका क्या है, 25/6 जो आपको लाइन दिख रही है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो सिर्फ इसका एक ही चाइल्ड कंपोनेंट है। सेफ एरिया व्यू पेरेंट कंपोनेंट, और सेफ एरिया व्यू का जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, इतना समझ आया। अब जो इसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके कितने चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके है 2 चाइल्ड कंपोनेंट, 1 एंड 2। ओके, तो इसने जो हमने ये प्रॉपर्टी पास की, इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जितने भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे इसमें ये स्पेस बिटवीन मतलब उसका टॉप टू बॉटम इक्वली स्पेस डिवाइड कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्लोजिंग व्यू करता हूँ, इसको क्लोजिंग टैग दे देता हूँ, या मैं इसको रख लेता हूँ, जैसे मैं इसको रख लूँगा आई एम सेकेंड चाइल्ड। ओके, अब ये देखिए इसने बिल्कुल स्पेस इनमें इक्वली डिवाइड कर दी। आप ये देखिए इसने स्पेस जो फर्स्ट वाले चाइल्ड को इसने टॉप पे लगा दिया, सेकंड वाले चाइल्ड को इसने सेंटर में कर दिया, और बॉटम जो है इसका जो थर्ड चाइल्ड है इसने इसको बॉटम में कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा, अब ये क्या होगा, ये इसको टॉप लेगा और इसको बॉटम में लेके जाएगा सेकंड चाइल्ड। ये देखिए, इतना पता लगा आपको। अब यही चीज़ अगर आप चाहे छोटे डिवाइस में ओपन कर लो स्क्रीन में, या बड़े डिवाइस में ओपन करो, तो आपका जो स्पेस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। तो ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ओके, ये देखिए डन, ये मेरा बॉटम में है, इसको मैं व्यू को हटा देता हूँ क्योंकि ये भी खुद में एक कंपोनेंट है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मान लिया कि मैंने इस व्यू को हटा दिया, अब इसमें क्या होगा, ये अलग से इसके कितने चाइल्ड, इसके अब कितने चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 4, 4 चाइल्ड कंपोनेंट हो गए, और इसने क्या किया, चारों में इक्वली स्पेस में डिवाइड कर दिया, जो कि हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक व्यू में रैप कर दिया ताकि इसको लगे कि इसके पास सिर्फ 2 चाइल्ड कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट के पास। तो ठीक है, ये हो गया एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे, लॉगिन। ठीक है, बाद में हम इसको अच्छे से एक इनविजन का डिज़ाइन लेके एकदम पिक्सल टू पिक्सल यूआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाँ हम कैसे यूआई जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिव कैसे रखते हैं। तो अब टेक्स्ट को हम स्टाइल देते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं स्टाइल्स डॉट लॉगिन टेक्स्ट, लॉगिन टेक्स्ट। ओके, आप एक तरह से समझ लीजिए आपकी अभी एक रो स्क्रीन रेडी हो रही है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं रख लेता हूँ उसका 16, अलाइन सेल्फ इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं इसका बोल्ड, इसको हम कर देते हैं 34। ओके, अब ठीक है, और इसको बोल्ड नहीं, थोड़ा इसमें देखते हैं मीडियम से कुछ है, या इसको 400 करते हैं। ओके, अब ठीक है, मार्जिन बॉटम दे देते हैं 16 या 24 दे देते हैं।
ओके, एकदम परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कीबोर्ड ओपन करवाता हूँ। तो देखिए, अगर आप मैक यूज़र है, अगर आप सिमुलेटर पे क्लिक करते हैं, जो इसका इनपुट आउटपुट वाला है, कीबोर्ड ऑप्शन पे जाके टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंटर योर पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये आपके क्लिकेबल होंगे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं मेरा कीबोर्ड ओपन हो रहा है, एक तो मेरा जो नीचे ये डन बटन था ये हाइड हो रहा है, इसको भी हम रोकेंगे। और साथ में जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एंटर योर ईमेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरी जो एज ए ईमेल मेरा कीबोर्ड ओपन हो, तो वो हम कैसे करेंगे। टेक्स्ट इनपुट, इसका एक प्रोप होता है कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड टाइप इसमें होती है, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस दबाऊंगा, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होती है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी ईमेल एड्रेस। ये देखिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे @ आ रहा है। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा सब में अप्लाई हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। जो मैंने यहाँ पे ये प्रॉप्स, एक्स्ट्रा प्रॉप्स भेजूंगा तो उसके हेल्प से मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा। तो एंटर ईमेल में मैं डायरेक्ट भेज दूँगा ईमेल एड्रेस, ये देखिए। और बाकी में मेरा रहने वाला है, अभी तीनों में सेम वैल्यू पास हो रही है, नेम 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 इस करके तीनों में अपडेट कर रहा है। तो मैं इसमें जाता हूँ, कीबोर्ड फिर से ओपन करता हूँ। अगर आप अपने की मैकबुक या लैपटॉप का कीबोर्ड प्रेस कर देते हो तब आपका ये कीबोर्ड ओपन होना बंद हो जाता है। देखिए एंटर योर ईमेल में मेरा जो @ का साइन आ रहा है, एंटर योर पासवर्ड में @ का साइन नहीं आ रहा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हम तीन स्टेट लेंगे। एक ईमेल, इसको मैं हटा देता हूँ डेटा वाले को, ईमेल सेट ईमेल एम्प्टी, कॉन्स्ट ईमेल हो गया। सेकंड होने वाला मेरा पासवर्ड, सेट पासवर्ड यूज स्टेट एम्प्टी, कंफर्म पासवर्ड सेट कंफर्म पासवर्ड यूज स्टेट एम्प्टी। ओके, तो मैंने 3 स्टेट ले ली, जो मेरी 3 स्टेट यहाँ पे यूज़ होने वाली है, एंटर योर ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें मैं अपनी स्टेट भेज दूंगा, जैसे ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे हम इसके जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, सेट ईमेल सेट पासवर्ड और सेट कंफर्म पासवर्ड। अब देखिए तीनों में डिफरेंट बिहेव करेगा। अब मान लें कि मैंने यहाँ पे @gmail.com कुछ भी हो गया, रिटर्न किया। अब इस पे ये देखिए अलग अलग वैल्यू ले रहा है। और जैसे ही मैं डन करूँगा तो डन करने पे हमने क्या करना है, डन करने पे हमने वैलिडेशन चेक करानी है कि जो हमने ईमेल डाली है वो ईमेल फॉर्मेट में हो, और जो हमारा पासवर्ड है और हमारा कंफर्म पासवर्ड है वो मैच करता हो। उसके बाद हम एपीआई या अपनी फर्दर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए होम हो गया। अलर्ट नहीं कराएंगे, अलर्ट इसमें हम कराएंगे एक जैसे कि ऑन डन नाम का एक फंक्शन बना लेंगे और ऊपर इस पर वैलिडेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक सी वैलिडेशन आपको लगा के बता देता, वरना हम एक पैकेज भी यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो अब मैं लगाने वाला हूँ इफ़ ईमेल इक्वल टू एम्प्टी, रिटर्न, हम रिटर्न कर देंगे, अलर्ट लगा देंगे जैसे कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, कैसे हम चेक कर इफ़ एल्स कंडीशन काम करती है, कैसे चेक हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल है, यूज़र ने अभी तक कुछ भी एंटर नहीं किया, तो इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, एम्प्टी। तो यहाँ पे हमने चेक लगा लिया, अगर इक्वल टू है। जैसे ही आप देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर आप रिटर्न लगा देते हो तो उसके नीचे वाली एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट नहीं होती, वो वहीं से रिटर्न होके वापस चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, फर्दर मूविंग लिख देता हूँ। अब देखें मैंने डन किया, प्लीज़ एंटर योर ईमेल वाले इस वाली कंडीशन में गया, इसको रिटर्न मिला, रिटर्न करके ये यहीं से बैक हो गया। तो अब
मान लिया कि मैंने इसमें यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी, अब इस ये चेक करेगा ईमेल इक्वल टू क्या है। अब इस केस में क्या होगा, ये ट्रू इक्वल टू ये मतलब फॉल्स, एम्प्टी नहीं है तो ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा। मैंने सेव किया और डन किया, ये देखिए फर्दर मूविंग आ गया क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसमें एम्प्टी कर दूंगा और डन करूंगा तो इसकी वैल्यू ईमेल इक्वल टू एम्प्टी है, यस है, तो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही ये इस वाली कंडीशन में आ गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। ईमेल की जगह मैं पासवर्ड देखूँगा और पासवर्ड की जगह मैं देखूँगा कंफर्म पासवर्ड। मेल प्लीज़ एंटर योर ईमेल, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, प्लीज़ एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। अलर्ट लगा दूँगा जैसे कि लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, डन किया। प्लीज़ एंटर योर ईमेल, ओके, कुछ भी डाल दिया अभी रैंडम के लिए। प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, कुछ भी डाल दिया अभी के लिए। अभी मैंने कुछ नहीं डाला तो एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, और ये किया और डन किया। देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। अब बट मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तो सेम नहीं है, तो अब मैं इसमें चेक लगाऊंगा, इफ़ पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो रिटर्न प्लीज़ एंटर सेम पासवर्ड। ओके, अब देखिए, अब मैं इस पर कुछ भी किया तो कंडीशन है कंफर्म पासवर्ड डाला और कुछ भी डाला, ये देखिए प्लीज़ एंटर सेम पासवर्ड। ओके, तो इसका मतलब अब मेरे को सेम ही डालनी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह से हम वैलिडेशंस लगाते हैं अपने फॉर्म पर, अपनी किसी भी स्क्रीन पर, और ऐसे हम इफ एल्स, देखिए हम ऐसे नहीं लिखते अभी के लिए। जब हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं जहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, तो हमारे ऑलरेडी फंक्शंस बने होते हैं, हमारी लाइब्रेरीज़ बनी होती है, हमारी अलर्ट की भी लाइब्रेरीज़ बनी होती है, हम उनको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता था, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि कैसे बेसिक चीज़ें काम करती है, कैसे हमारी इफ़ कंडीशनें काम करती है, रिटर्न्स करने से क्या होगा, कैसे हम अपनी 1 to 1 लाइन, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है आपको पता है टॉप टू बॉटम 1 to 1 लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे 1 1 करके एग्जीक्यूट हुई और लास्ट में जाके हमारी सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हुई, तब जाके हमारा अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुली इसने दिखाया। तो इस पर हम क्या कर सकते थे, एपीआई हिट कर सकते थे, एपीआई के रिस्पॉन्स पे हम फर्दर डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जा सकते थे। तो ये सिर्फ अभी के लिए। अब ये ही टास्क था, जब हम साइनअप स्क्रीन बनाएंगे तब अच्छे से इसको और फर्दर इसमें हम चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कीबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो बॉटम बटन है ये हाइड हो रहा है, तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे। तो एक रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट होता है, रिएक्ट नेटिव कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। तो चलिए हम सर्च करते हैं कि क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को सिंटैक्स याद नहीं होगा। तो कीबोर्ड रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू कंपोनेंट यूज़ होगा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट यूज़ होगा, और टचेबल विदाउट फीडबैक और कीबोर्ड। ये 3-4 कंपोनेंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, जो यूज़ नहीं हो रहे उनको मैं कंपोनेंट को हटा देता हूँ। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे कंपोनेंट होने वाले हैं, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, प्लेटफॉर्म, कीबोर्ड एंड टचेबल विदाउट फीडबैक। ओके ओके, तो इन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू इन्होंने पेरेंट लिया है, फिर एक टचेबल विदाउट फीडबैक लिखा है, और इसका एक चाइल्ड लिया है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, इसका स्टाइल भी देख लेता हूँ। कंटेनर का इन्होंने नीचे फ्लेक्स बन दिया हुआ है, तो सबसे टॉप पे हम रखने वाले हैं कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। इसको हम क्लोज कर देते हैं।
और इसको हमने किया सेव। ओके, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ले लिया और पैडिंग्स की हटा देते हैं। ओके, चिपक गया ऊपर, इसको भी अब हमें हटाना पड़ेगा। और इसका चाइल्ड इन्होंने बनाया है टचेबल विदाउट फीडबैक। ओके, इसको हम इसका एक चाइल्ड बना देते हैं टचेबल विदाउट फीडबैक। इसको हम दोबारा सब कुछ हम दोबारा फिक्स करेंगे। ओके, तो गाइस अब ओके मैंने सेव किया। रिएक्ट चिल्ड्रन एक्सपेक्ट रिसीव ए सिंगल रिएक्ट एलिमेंट। ओके, जो इसका टचेबल विदाउट फीडबैक है, सिर्फ ये एक ही सिंगल रिएक्ट चाइल्ड को एक्सेप्ट करता है। इसमें मल्टीपल, इसके देखे एक ये वाला चाइल्ड हो गया था, एक बटन कंपोनेंट चाइल्ड हो गया था, इसलिए इसने इसको एरर थ्रो कर दिया। तो हम एक ही व्यू लेंगे और इसको एक ही पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट लेंगे। देखिए, आपको पता लग गया होगा कि इसका जो इन्होंने जो एरर दिया था टचेबल विदाउट फीडबैक, ये बोल रहा था कि सिर्फ एक ही इसका चाइल्ड होना चाहिए। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, देखिए इसका एक ही चाइल्ड है। तो इसको स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं। ओके, तो टचेबल इसके अब हम सेफ एरिया व्यू को अंदर ले लेते हैं। ओके, अब ये ठीक है, ये अब मेरा टैक्स कटेगा नहीं। टचेबल विदाउट फीडबैक। अब मैं इसको लेने वाला हूँ जो हमने स्टाइलिंग वहाँ पे पास की थी, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह। इसको मैं फ्लैक्स 1 लूँगा। बैकग्राउंड कलर चेक करके देख लेता हूँ। ओके, टचेबल विदाउट फीडबैक को भी हमें फ्लैक्स 1 देना होगा, इसलिए फ्लैक्स 1 और सेफ एरिया व्यू को भी फ्लैक्स 1। जितने भी इसके पेरेंट कंपोनेंट है सबको हमने फ्लैक्स 1 लेना होगा, वरना ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे अब कर दूंगा स्पेस बिटवीन। ओके, ये देखिए बिल्कुल ये बॉटम में लग चुका है। और अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऊपर भी आ रहा है। और हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये जो हमने ऑन प्रेस लगाया टचेबल विदाउट फीडबैक, इस कंटेंट के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये वाला कीबोर्ड हमारा जो अगर ओपन हुआ तो ये डिसमिस हो जाएगा। ये देखिए ये डिसमिस हो रहा है। और तो अब हम इस बटन को स्टाइल दे देते हैं, बटन स्टाइल मार्जिन बॉटम 16। अब देखिए एकदम ये प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। और जो हमने यहाँ पे दी है स्टाइलिंग, इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हॉरिजॉन्टल या पैडिंग दे दो हर जगह से, परफेक्ट। अब इसको हम मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सारे अपनी टेक्स्ट इनपुट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इस पर क्लिक करने पे ये ऊपर भी हमारा बटन फ्लोट कर रहा है। तो ठीक है गाइस, इसमें हमने सारी कंडीशनें अप्लाई कर ली है। अब हम रिएक्ट नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या था, सिर्फ हम एक ही लॉगिन स्क्रीन पे हमने काम किया था और सिर्फ हमारे पास एक ही स्क्रीन थी। बट जब हम प्रोजेक्ट्स पे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती है, तब हमें रिएक्ट नेविगेशन की इंस्टॉलेशन और उसका स्ट्रक्चर रेडी करके रखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम रिएक्ट नेविगेशन करते हैं। रिएक्ट नेविगेशन लीड डॉक्स, अब वर्जन 6 वर्जन चल रहा है रिएक्ट का। जब मैंने रिएक्ट नेटिव स्टार्ट की थी तब 4 वर्जन चल रहा था, तब क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम यूज़ करते थे। बट अब हम फंक्शनल, सब कुछ इन्होंने रिएक्ट नेटिव वाले ने ऑफिशियली सब कुछ जो कंपोनेंट्स बनाए हैं वो फंक्शनल पे बनाए हैं। तो चलिए हमें कुछ इसकी डिपेंडेंसीज़ है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलिए इसको कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं, npm इंस्टॉल। इतना हम आगे चलते हैं, ये इसकी पीयर डिपेंडेंसीज़ है तो इसको भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। ये एक्सपो की है, एक्सपो की नहीं करनी है हमें करनी है रिएक्ट नेटिव की। एक्सपो और रिएक्ट नेटिव, देखिए रिएक्ट नेटिव CLI हम सीख रहे हैं, हम एक्सपो नहीं सीख रहे। तो आपने इसका ध्यान रखना कि अगर आपको एक्सपो लगे तो आपने वो वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना।
तो चलिए npm install react native screen से ये आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर आपने pod इंस्टॉल करनी है। एंड्रॉयड के केस में आपको एक ये वाली पब्लिक क्लास ओवरराइड करनी पड़ती है, तो इसको भी हम करेंगे। नेविगेशन कंटेनर और कुछ और लाइब्रेरीज़ होती है, जैसे कि नेक्स्ट किया हमने हेलो रिएक्ट नेविगेशन, स्टैक भी हमें इंस्टॉल करनी होती है, लाइब्रेरी इंस्टॉल की। अब हम पॉड इंस्टॉल करेंगे और दोबारा से प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे। जब भी हमारे पॉड इंस्टॉल करते हैं या कोई हम लाइब्रेरी ऐसी यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे नेटिव कोड में चेंजेस हुए, तब हमें प्रोजेक्ट को रीरन करना पड़ता है। बात आई समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं, जो इन्होंने एंड्रॉयड का स्टेप बता रखा था इसको भी हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है कि रिक्वायर्स वन एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप टू प्रॉपर्ली वर्क ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी जावा फाइल है, जो कि हमें मिलेंगी एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा। तो चलिए चलते हैं, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा कौन सी फाइल बोली है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ओके, तो ये वाली इसको हम करेंगे कॉपी, रिएक्ट एक्टिविटी यहाँ पे हम रख देंगे, या इसके यहाँ पे रख देंगे, और राइट। ओके, ये सेव हो गया। तो ये अब हमारी एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और एंड मेक श्योर टू ऐड फॉलोइंग इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग पैकेज स्टेटमेंट। ओके, इसको हम ओके यहाँ पे भी कर लेंगे इंपोर्ट, तभी ये हमारा काम करेगा। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पोड इंस्टॉल, cpis पोड इंस्टॉल। पोड इंस्टॉल हमारे iOS के केस में होते हैं, आप इसका ध्यान रखना। अगर आप एंड्रॉयड सिर्फ ओनली एंड्रॉयड में डेवलपमेंट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तब आपको पोड इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अगर आप iOS ऐप बना रहे हैं या iOS ऐप बना रहे हैं, तब आपको पोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको हम करते हैं और npm run iOS करते हैं दोबारा से। बाकी फालतू फाइलें हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए नेविगेशन, अगर आपको नेविगेशन के बारे में डीपली जानना है, तो आपको वीडियो के आई बटन आपको दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पर, आप इस पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी अच्छी मैंने अच्छे से डिटेल में रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, बॉटम टैब्स, ड्रॉवर, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा पास करना, etc काफ़ी कुछ मैंने उसमें अच्छे से आप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो मैं app.js में चलता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हम डायरेक्टली एक एग्ज़ाम्पल उठाएंगे, ये वाला एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, या मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया, सेव किया, ये देखें मेरी होम स्क्रीन मेरी बन चुकी है। तो इन्होंने से ये तो मेरा कंपोनेंट हो गया। नेविगेशन कंटेनर, इसका एक पेरेंट कंटेनर होगा, जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर इसका एक मेथड है। इसके थ्रू अब हम क्या करेंगे, नेविगेटर के अंदर जितनी भी मेरी स्टैक स्क्रीन है वो पास आउट कर देंगे। जैसे होम स्क्रीन हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कर दूँगा लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन आगे ये हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, लॉगिन स्क्रीन। ओके, तो अभी नेविगेट करने के लिए कोई भी स्क्रीन नहीं है, तो अभी मैं नेविगेट नहीं करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेविगेशन कंटेनर है, ये आपका एक पेरेंट कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टैक आते हैं, स्टैक नेविगेटर आते हैं, स्टैक नेविगेटर के अंदर हमारी स्टैक स्क्रीन्स आती है। तो सबसे पहले जो भी स्टैक में सबसे ऊपर स्क्रीन्स होती है वो हमारी विजिबल होती है। अब मैं इसको रीलोड करूँगा, तो देखिए जो मेरी स्क्रीन लोड होगी वो लॉगिन वाली स्क्रीन लोड होगी। तो इसका बंडलर कहाँ है,
कमेंट ये रहा। मैंने इसको रिलोड किया, ये देखिए लॉगिन स्क्रीन मेरी यहाँ पे रेंडर हुई, यहाँ पे भी लॉगिन स्क्रीन। अगर मैं चाहता हूँ इसमें इसके इनिशियल राउट नेम भी होता है, राउट नेम जो इसके ये जो राउट नेम है ये अगर मैं यहाँ पे होम पास कर दूंगा तो मेरा इनिशियली जो राउट स्क्रीन है वो मेरी होम स्क्रीन रेंडर होगी। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, ये देखिए मेरी होम स्क्रीन रेंडर होगी। तो हम क्या करेंगे, ये app.js फाइल में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ भी हम करते हैं app.js में हम स्क्रीन्स कंपोनेंट या ऐसी चीज़ें हम नहीं लिखते। हम app.js में सिर्फ एक राउट फाइल बना के छोड़ देंगे और ताकि हमारी app.js फाइल में कुछ भी मैशअप ना हो, हम एक ही फाइल में चीज़ें मैशअप ना करें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सोर्स नाम में सोर्स जो src नाम का एक फ़ोल्डर है, इसमें हम नेविगेशन नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। नेविगेशंस, ओह नेविगेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, नेविगेशंस। ओके, नेविगेशंस में एक हम राउट नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे, route.js। अभी जो हमने app.js इसका कोड लिखा है इसको हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, राउट्स। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए एक ही बात है, ये देखिए मेरी होम स्क्रीन यहाँ पे रेंडर हो रही है, मैंने राउट्स यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए अब हमारी होम स्क्रीन भी, हमारे पास तो बहुत सारी स्क्रीन्स हो सकती है तो हम ऐसे कोड नहीं लिखेंगे। तो फोल्डर के अंदर जो हमारी होम स्क्रीन्स के अंदर जो मेरी होम स्क्रीन्स नाम का कंपोनेंट बना हुआ है इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ होम सेव, ये देखिए मेरा जो होम कंपोनेंट है ये वाला कोड मेरा कहाँ पे पास करते हैं मैंने कंपोनेंट में, तो मेरा ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो हमने यही करना था। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए गाइस अब हमने क्या करना है, हमने स्क्रीन्स फोल्डर में भी एक फ़ोल्डर बनाएंगे होम नाम का, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि होम की भी स्टाइल अलग होगी। जब हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो होम की स्टाइल अलग होगी, लॉगिन की स्टाइल अलग होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके भी अंदर एक सब फोल्डर बनाऊँगा होम को इस फोल्डर के अंदर रखूँगा। ओके यस, ये मेरे इंपोर्ट थे, लाइक ये वाले इंपोर्ट, ये इसका पाथ गलत हो गया था, इस करके उसने एरर मार दिया था। बाद में बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसका पाथ भी चेंज कर दिया। स्क्रीन्स होम हो गया, तो एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं लॉगिन नाम से, इसमें मैं लिखूँगा लॉगिन का कोड, लॉगिन स्क्रीन। ओके, इसको मैं किया कॉपी एंड पेस्ट, login.js से लॉगिन। इनिशियल नेम मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। अब ये देखिए मैं रिलोड करूँगा, ये मेरा लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे रेंडर हो रही है। तो लॉगिन स्क्रीन वाला जो मेरा होम वाला कोड था, ये मैं लॉगिन वाला स्क्रीन वाला होम वाला कोड मैं लॉगिन वाले में डालूँगा, क्योंकि ये लॉगिन की स्क्रीन है। होम वाले में मैं लिखूँगा होम, लिखूँगा मैं होम स्क्रीन। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे डन करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्क्रीन है मैं यहाँ पे नेविगेट कर दूँगा। तो इसके प्रॉप्स के अंदर मैं देखिए अब देखिए ये राउट है, ये जो मेरी राउट फाइल है इसके अंदर जितने भी नेविगेटर है, स्टैक के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होगी उस स्टैक के विद इन स्टैक में किसी भी स्क्रीन पे जंप कर सकता हूँ। कैसे जंप कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉप्स में हमें वैल्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉप्स, अब मैं इसको कंसोल है, इसको मैं यहाँ पे देखिए प्रॉप्स में नेविगेशन आ रहा है,
और राउट आ रहा है, परम्स हमारे अनडिफाइंड है क्योंकि इसमें कुछ भी परम्स हमने नहीं भेजे। तो उसकी स्क्रीन का नाम है वो भी आ रहा है, लॉगिन स्क्रीन पे है। और इसके अंदर नेविगेशन के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, गो बैक होते हैं, गेट स्टेट होते हैं, नेविगेट होते हैं, पॉप टू टॉप होते हैं, पुश होता है, पॉप होता है, ETC। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए नेविगेशन। तो ये आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, नेविगेशन। ओके, नेविगेशन में आई। अब जैसे ही मेरा ये लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो मैं होम पे ले जाऊंगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट अपनी जो मेरे राउट के अंदर देखिए, जो मेरा यहाँ पे राउट का नेम होगा होम, मेरे को वही नाम यहाँ पे पास करना होगा। अगर मैंने गलती से कुछ और नाम पास कर दिया तो मैं ये मेरा नेविगेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल gulsher@gmail.com। जैसे अगर मैंने डन किया, प्लीज़ एंटर योर कन्फर्म पासवर्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। अभी मैं 5 तक लिखता हूँ, प्लीज़ एंटर सेम पासवर्ड, 6 किया। अब ये देखिए नेविगेट किया, ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुली अलर्ट हुआ और फिर मेरी होम की स्क्रीन पे नेविगेट कर गया। तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट करते हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेट और अपनी स्क्रीन का नाम। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन का नाम देखिए गलत करूँगा, अगर मैं पीछे आया और मैंने डन किया, ये देखिए इसने मेरे को एरर दे दिया। एरर क्या दिया, द एक्शन नेविगेट विद पेलोड नेम होम पे जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी वाज नॉट हैंडल बाय एनी नेविगेटर। नेविगेटर कौन से, ये वाले स्टैक नेविगेटर। नेविगेटर के अंदर होम GGE नाम से कोई भी राउट का नाम नहीं था, इसलिए ये इसको नेविगेट नहीं कर पाया। तो हम मेक श्योर करते हैं जो भी हमारा यहाँ पे स्टैक स्क्रीन के अंदर जो भी हमारा राउट नेम होता है वो हम करेक्ट दे। तो अगर हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स हो गई है, तो हमें उसके फाइल के स्पेलिंग, कंपोनेंट की स्पेलिंग याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेविगेशन के अंदर नेविगेशन स्ट्रिंग्स नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे, नेविगेशन स्ट्रिंग्स। इसमें अपनी सारी स्ट्रिंग्स को रखेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जैसे होम हो गया, होम लॉगिन लॉगिन। ओके, तो अब यहाँ पे हम, आपको पता है ये मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नाम से, ताकि मैं इसको इंपोर्ट करके कहीं भी यूज़ कर पाऊँ। जैसे हमने स्टाइल्स के केस में, कलर्स के केस में किया था, सेम एज इट इज़। तो अब हम चलते हैं नेविगेशन स्ट्रिंग्स में, राउट में। अब मेरी फाइल का क्या नाम है, नेविगेशन स्ट्रिंग्स। नेविगेशन स्ट्रिंग्स देखिए मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है, ये इसका क्या नाम है, लॉगिन नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट होम। ओके, देखिए सेम एग्जैक्ट यही फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने अब तक 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। इस टाइप की मैं मेथड, जो मेरी स्ट्रेटजीज़ होती है प्रोजेक्ट बनाने की, इसी तरह से मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो ठीक है, इनिशियली राउट नेम मेरे हो गया। अगर आप इनिशियली राउट नेम नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको लॉगिन वाली ही उठाएगा। तो अभी के लिए आप इसको रहने भी दे सकते हो और नहीं भी रहने दे सकते हो, ये इट्स अप टू योर चॉइस। ओके, तो मैं तो हटा रहा हूँ उसको। किसी केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे। अभी हमारे किसी भी यूज़ केस में नहीं ये फिट हो रहा है, तो इसके फालतू के फाइलें हटा देते हैं, स्पेसिंग वगैरह कम कर देते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ हमारा एकदम नेट क्लीन कोड रहे। अब मैं चलता हूँ अपनी लॉगिन स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे ये पास किया था, तो आपको पता है नेविगेशन स्ट्रिंग्स मेरे को पता है, और मेरे को किस पे नेविगेट होना, होम पे। देखिए मेरे को ये सजेशन भी देगा होम लॉगिन जितना, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ऑब्जेक्ट का नेम और उसका की का नेम। ओके, ये किया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा gulsher@gmail.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैंने डन किया, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुली और ये नेविगेट हो गया। अब मान लिया कि मेरे को स्क्रीन से ये वाली स्टेट की वैल्यू मेरे को आगे लेके जानी, तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, जैसे कि ईमेल नेम एंड कन्फर्म पास। सिर्फ ईमेल नेम, पासवर्ड चाहे तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, मेरे को अभी के लिए नेम ईमेल ही चाहिए। आप यहाँ
अब मैं बैक आता हूँ, डन करता हूँ। कौन सी स्क्रीन पे गया? मैं गया होम स्क्रीन पर। तो चलिए होम स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। इसमें भी कुछ प्रॉप्स आया होगा, इसके प्रॉप चेक कर लेते हैं। console.log props, होम प्रॉप्स ओके, इसको ओके करता हूँ। ये देखिए होम प्रॉप्स, नेविगेशन सेम, इसके पास भी वही प्रॉपर्टीज़ है जो होम लॉगिन वाले पे थी, बट इसमें राउट में हमारे पास परम्स के अंदर कुछ डेटा आया है। ओके, तो इस डेटा को मेरे को चाहिए ये नेम कौन सा आ गया जो कि एम्प्टी था, नेम नाम से कुछ भी नहीं था। तो मेरे को चाहिए थी ईमेल और पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, सिर्फ ईमेल ही चाहिए। हम पासवर्ड क्यों दूसरी स्क्रीन पे पास करेंगे? देखिए कुछ भी डेटा हम कर सकते हैं, लाइक आपने डेटा नाम से की बनाई, इसके अंदर कुछ और रख लिया, लाइक चैनल का नाम रख लिया, चैनल नेम, ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर मान लें कि एक स्क्रीन का डेटा दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, डन किया, नेविगेशन, लाउट, परम्स, डेटा के अंदर चैनल नेम, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो हम इसको गेट कैसे करेंगे? चलिए एक्सेस करते हैं। चैनल नेम कर लिया और मैं ईमेल भी इसमें पास कर देता हूँ। ईमेल, अगर आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऐसे इस जो कीवर्ड है ईमेल, इसको पास कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम की की बना देगा और उसमें वैल्यू असाइन कर देगा। ओके, तो ये मैंने डन किया और यहाँ पे आया राउट डेटा पर। हम देखिए मैंने बोला था ना ईमेल नाम की जनरेट करेगा और उसकी वैल्यू इसी यहाँ पे पास कर देगा। तो इसको कैसे करेंगे? ये देखिए जितने भी ये हमारे एज ए प्रॉप्स डेटा आया है, तो हम इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। होम पे हमें नेविगेशन भी चाहिए हो सकता है और राउट भी चाहिए हो सकता है। देखिए दो है, नेविगेशन एंड राउट। अब राउट को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, राउट डॉट परम्स। राउट के अंदर क्या है? एक परम्स नाम का है, परम्स के अंदर डेटा है। अभी के लिए मैं इसी को सेव करूँगा। ये देखिए होम प्रॉप्स मैंने क्या किया है, होम प्रॉप्स में राउट डॉट परम्स डेटा, फिर से मैं डेटा यहाँ पे डॉट करूँगा डेटा। तो ये देखिए मेरी ईमेल और चैनल नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इसको मैं कर सकता हूँ एक वेरिएबल में स्टोर कॉन्स्ट डेटा राउट डॉट परम्स डॉट डेटा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटा डॉट चैनल नेम। अब मेरे को ये देखिए इंटेलेक्ट डेवलपर यहाँ पे श्योर है, मैं इसको हटा देता हूँ। इंटेलेक्ट डेवलपर नेम और ईमेल, ये देखिए gulsher@gmail, जो कि मेरे पिछले डेटा में थी, ये मेरी ईमेल थी। मैं यहाँ पे चेंज करके भी बता सकता हूँ आपको, इंटेलेक्ट dev_dev आगे भेजा। ये देखें इंटेलेक्ट डेव, ये मेरी ईमेल, इंटेलेक्ट डेवलपर तो जो मैंने चैनल का नाम था, और नीचे मेरी ईमेल। तो ऐसे हम एक स्क्रीन से डेटा दूसरी स्क्रीन पे भेज सकते हैं, और इस वाली स्क्रीन से डेटा हम तीसरी स्क्रीन पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्क्रीन पे हम भेज सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऐप के डिज़ाइन दिखाए थे, हम रिएक्ट नेटिव में सारा एक ही वीडियो आएगी जिसमें हम पूरी रिएक्ट नेटिव ऐप का जो यूआई पार्ट है वो कवर अप कर लेंगे। और गाइज इसमें जो आपकी जो प्रीक्विस्ट है, दो प्लेलिस्ट है, आपने उसको कवर अप करना है, रिडक्स और रिएक्ट नेविगेशन। मैं इन प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आई बटन में आपको दिख भी जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रिडक्स और एक नेविगेशन, जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इनको ज़रूर देखना। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं इतना डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सब कुछ कवर अप किया हुआ है। हमारी अलग से सेपरेट वीडियो है रिएक्ट नेविगेशन 6, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और रिडक्स, तो आपको उसको ज़रूर देखना है अगर आप बिगिनर है। अगर आप बिगिनर नहीं आपको आता तो आप ईजिली इसको स्किप कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।